वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 केमिस्ट्री की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs हैं, तो मैं इनको पढ़ता जाता हूँ और आपको आंसर बताता जाऊँगा। पार्ट 1 जो है वो कहता है कि एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स। सो दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैटिनेशन है। सेल्फ लिंकेज की जो क्वालिटी है कार्बन की टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद इट सेल्फ, दिस इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। लाइक दिस इज़ अ ब्यूटेन, an organic compound of the class alkanes. These are saturated hydrocarbons. Each carbon is connected to other carbon by a single bond, single covalent bond by mutual sharing of electrons. जो पार्ट सेकंड है वो कह रहा है कि कोल हैविंग 90% कार्बन। तो कोल जिसमें 90% के करीब कार्बन होती है उसको एंथ्रासाइट कहते हैं। ये जो है नेचर से मिलने वाली कोल में प्योरेस्ट फॉर्म है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन का कंटेंट मैक्सिमम है। पार्ट 3 कहता है मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो ये हम सारी चीज़ों पे तकरीबन बात कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, लेकिन बहरहाल क्योंकि अब एक्सरसाइज है इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो मेन कंपोनेंट जो है वो नेचुरल गैस का वो मीथेन है। पार्ट 4 कहता है हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मैंने अपने लेक्चर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टर्म यूज़ की थी और मैंने कहा था कि इसकी बेस पर हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को आइसोलेट करते हैं पेट्रोलियम की। कोल के लिए जो टर्म आप यूज़ करेंगे इसकी डिफरेंट लेयर्स हासिल करने के लिए वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पे केमिकल डिके होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को यूज़ करके तो उससे हम फिर जैसे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उससे क्रूड ऑयल्स की इससे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम की हासिल की जाती हैं। वहाँ टर्म यूज़ करेंगे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब कोल की बात आएगी तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पे इसका केमिकल डिके करवाया जाता है और इस केमिकल डिके के नतीजे में हमें मुख्तलिफ़ कोल की डाइवर्स प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जैसे कोल गैस है, कोल टार है, एमोनिकल लिकर है, और इसी तरह से हमें जो है वो कोक मिलता है, कोक which is 98% carbon. So the term which you will use, dear students, is destructive distillation when it comes to dealing with coals because of the chemical decay involved, and the term you will use for crude oil for their fractional distillation, for their separation into different layers on the basis of boiling point difference, वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टर्म यूज़ होगी। 5th पार्ट है कि पिच इज़ द ब्लैक रेजिड्यू। तो ये कोल टार का जो ब्लैक रेजिड्यू है उसको पिच कहते हैं, PITCH। कोल टार जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें से आपने बेंजीन, टोलुइन वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लिए, जो बचा हुआ काला मादा है उसको पिच कहते हैं, जो रोड की सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है। 6th पार्ट कहता है कि नेचुरल गैस इज़ 85%। सो नेचुरल गैस इज़ प्राइमरीली मीथेन गैस। पार्ट 7 इसका कहता है Which of the following does not contain starch? तो 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं इसमें से शुगर केन में स्टार्च नहीं होती,
पोटैटोज़ में स्टार्च होती है, मेज़ में भी है। शुगर केन जो है इसमें, अब स्टार्च बेसिकली क्या है? स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट्स आपको बताएं तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। और ये जो स्टार्च है ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉली का मतलब ये है कि मैनी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आर अटैच्ड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स शुगर। जो शुगर केन है, गन्ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रेजेंस हैं लेकिन स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, यानी पॉलीसैकेराइड्स नहीं हैं, सिंपल शुगर्स प्रेजेंट हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं। इसीलिए जो गन्ना है वो हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि स्मॉलर कार्बन नंबर्स के शुगर्स हमारी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाती है और असिमिलेट कर पाती है न्यूट्रिएंट्स को। 8th पार्ट कहता है कि पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और मैं अभी आपको इनका फ़र्क वाज़े कर चुका हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का भी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 9th पार्ट है, कहता है कि इन लेबॉरेटरी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज हुआ उसका नाम यूरिया था, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि मैं पहले अपने लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ। जो यूरिया है वो कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप भी है, और 2 साइड्स पे अमाइनो NH2 लगे होंगे, इसका नाम यूरिया है। ये बनाने वाला जो था उसको क्रेडिट जाता है, उसका नाम लेना ज़रूरी है। वोलर जो था ये इन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था। जो 10th पार्ट है वो कहता है कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, तो ये 9th पार्ट का आंसर है वूलर। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इफ आई एम प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क आ सकता है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, तो मैंने आपको ये बताया था डियर स्टूडेंट्स के अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें से कार्बन से एक वैलेंसी सब्सटीट्यूट हो जाए। ओरिजिनली मीथेन है, मीथेन की एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाए और वो जगह अवेलेबल हो जाए किसी दूसरी स्पीशी के लिए बॉन्ड फॉर्म करने की। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर अब बॉन्ड फॉर्म कर दिया हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ने, तो ये बन गई क्लास कौन सी? अल्कोहल्स। तो ये वाला जो ग्रुप है CH3 ग्रुप, अब ये क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये मीथेन से बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? मिथाइल। तो मिथाइल रेडिकल इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, ये अब दूसरा भी सवाल जो है वो पूछ रहा है कि जनरल फार्मूला, तो पहले अल्काइल का दूसरा मेंबर बना लें C2 और H5 और एक सब, क्योंकि दूसरा मेंबर जो अल्केन क्लास का होगा वो CH3 होगा, तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होनी है, तो C2H5 अब 6 नहीं होंगे, और एक ये रेडिकल की फॉर्म में आ गया कि एक जगह इसके एक इलेक्ट्रॉन अब इसके पास अनपेयर्ड है जो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अवेलेबल है, इसलिए रेडिकल कहा जाता है। अब आपने इसका जनरल फार्मूला निकालना है तो ख़ुद निकाल लें। कार्बन का फ़र्क कितना है 2 कंसेक्टिव रेडिकल्स में? अल्काइल में ये 1 का डिफरेंस है, तो N अगर कार्बन से डिनोट करें तो फिर हाइड्रोजन्स कितनी हैं? पहली में 3 और दूसरी में 5, फिर इसका जनरल फार्मूला बनेगा CN2N+1। तो अब आप ख़ुद चेक कर लें कि अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 × 2 4 + 1 5, तो इथाइल आ जाएगा रेडिकल, इथाइल रेडिकल। तो इस फार्मूले कार्बन 3 पुट करेंगे तो अगली सीरीज़ का मेंबर आपके पास आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो जनरल फार्मूला CnH2n+1 फॉर अल्काइल रेडिकल्स। जो 11th पार्ट है
वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ अ कीटोन। सो डियर स्टूडेंट्स, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये है कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ इसके दोनों साइड्स पे आप देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप है होना चाहिए। तो ये जो बी ऑप्शन है वो उसने कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिखा है CH3 को 2 और CO, ये CO है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है, समझनी आसान है, और ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। 12th पार्ट कहता है द फंक्शनल ग्रुप COOH। ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। थर्टीन पार्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो इसकी बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये रीन्यूएबल नहीं हैं। तो उसने लिखा है कि दे आर रीन्यूएबल, विच इज़ फॉल्स। दे कैन नॉट बी रीन्यूड। Once they are used, they are consumed and turned into some other forms. So this is false for fossil fuels. Part 14 says which is the hardest coal. तो जिसमें डियर स्टूडेंट्स कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा वही हार्डेस्ट है। 90% के करीब कार्बन कंटेंट है एंथ्रासाइट में, तो ये हार्डेस्ट है। कार्बन एक बहुत ही डायनामिक किस्म का कंपाउंड है। इसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो उसकी वजह से जब मैनी कार्बन्स कनेक्ट होते हैं तो स्ट्रक्चर कंडेंस और हार्डन्ड होता जाता है। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी तक का पाया जाता आइडेंटिफाई हुआ है वो जो है वो डायमंड है, तो वो भी कार्बन है। पार्ट 15 से in which of the groups oxygen is attached on both sides with carbon. So इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ईथर्स है। आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट है, बी पे ईथर्स लिखा होगा। जो ईथर्स हैं, ईथर्स उसमें उसका फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है और दोनों साइड्स पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है। सो दीज आर कॉल्ड ईथर्स। ईथर्स याद रखिएगा, एक ईस्टर्स हैं एक ईथर्स हैं, दीज आर ईथर्स। 16 पार्ट से कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज़ द कन्वर्जन ऑफ। कार्बोनाइजेशन का मतलब ये है कि आप कार्बन नंबर इंक्रीज़ करें किसी स्पीशी का। तो हम वुड टू कोल जो कन्वर्ट करते हैं, तो ये कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, वुड इनटू कोल, दिस इज़ कार्बोनाइजेशन। जो कोल है उसमें वुड से कार्बन नंबर ज़्यादा होता है। वुड में तकरीबन 40% के करीब कार्बन होती है, और कोल की जो लीस्ट प्रोडक्टिव फॉर्म है जिसको पीट कहते हैं उसमें भी कार्बन कंटेंट 60% से ज़्यादा होता है। 17th पार्ट इसका कहता है कोल गैस। Coal gas is a mixture of. So coal gas, dear students, is a mixture of methane gas, carbon monoxide gas and hydrogen gas. C पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसका पार्ट 18 है, वो कहता है which is a synthetic fiber. Which of the following इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का वर्ड ये बताता है कि कौन सा इंसानों ने बनाया है। सिंथेटिक इज़ सेल्फ मेड बाय ह्यूमंस। तो जो नायलॉन की रस्सी है या नायलॉन है, नायलॉन का मटेरियल नायलॉन, ये सिंथेटिक है, ये मैन मेड है। सिल्क भी नेचुरली फॉर्म होती है और बाकी भी। अब 18 के बाद आता है 19। 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। बायोगैस इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। जो हम एनिमल डंग को यूज़ करके गैस बनाते हैं, दिस इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल।
because for a fuel to be called a fossil fuel, it has to be remain buried under the surface of the earth before it is converted into some sort of a fuel. 20th part जो है, which of the following does not contain proteins। अब ये जो प्रोटीन है इसका बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है। पोटैटोज़ में लीस्ट प्रोटीन है, पोटैटो में भी मार्जिनल कंटेंट है, लेकिन बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट है इसमें ज़्यादा पोटैटोज़ में, और प्रोटीन जो है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटीज़ में मिलेगी, जबकि हमें एग में बहुत सारी प्रोटीन मिलती है। पोटैटोज़ जो ऑप्शन है ये लीस्ट प्रोटीन वाली ऑप्शन जो है वो पोटैटोज़ है, याद रखिएगा। पोटैटोज़ इज़ प्राइमरीली रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जो 21st ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो कहता है कि कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट। जो डेड प्लांट्स का कोल में बनना है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दी हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कार्बोनाइजेशन इसकी करेक्ट आंसर है, क्योंकि वुड से कार्बन जो बनना है ये सिर्फ कार्बन नंबर कोल का ज़्यादा होता है वुड से, तो वो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस का नाम है। 22nd क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एल्डिहाइड। तो अगर आप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अपने जहन में रखें तो वो ये है, C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, यहाँ पीछे या हाइड्रोजन होगी या अल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस बन रही है इस हिसाब से वो ये वाली है, CH3CHO जो उसने लिखा है, इसमें CHO तो ये है फंक्शनल ग्रुप और पीछे मिथाइल ग्रुप, दिस इज़ एन एल्डिहाइड। 23rd पार्ट कहता है कि फार्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये भी एक एल्डिहाइड है, और जो अभी मैंने ऊपर एल्डिहाइड लिखी है ये एसिटल्डिहाइड ही है, यही उसका फार्मूला है एसिटल्डिहाइड का।